चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए। अब आपको कितना चैप्टर पढ़ना है इसमें? चैप्टर का नाम बताए थे आपको? पहला रिफ्लेक्शन ऑफ, सेकंड वाला क्या था? रिफ्रैक्शन ऑफ, और थर्ड चैप्टर क्या है? ह्यूमन आई। फोर्थ चैप्टर क्या है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिफ्थ में क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चैप्टर और है जिसको क्या बोलते हैं? सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि लास्ट ईयर सिलेबस का पार्ट नहीं था। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी को आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से भी कुछ टॉपिक को हटा दिया गया था। ठीक है, उसमें बचा क्या था? 1, 2, 3 और 4, और फिफ्थ का कुछ पार्ट पढ़ना था। ठीक है, इस साल का सिलेबस हम लोग देख लेंगे कि क्या है नहीं है, वो पता चल जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर चुके थे। एक लेक्चर आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का हुआ था, जिसमें आपको बेसिक प्रॉपर्टी पे बात किया गया था। इसमें आपको बात किए थे, एक क्वेश्चन आपको लिखवाए थे, व्हाट इज लाइट, राइट इट्स प्रॉपर्टी। ये बात हुआ था। लाइट के बारे में क्या बोला है? व्हाट इज लाइट, तो क्या बोला जाता है लाइट के बारे में? लाइट क्या है? सिंपल सिंपल बोल सकते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, सीधा सीधा बोल सकते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, लाइट का प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज बोलेंगे एक से ज्यादा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या ध्यान में रखना है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा, और साथ में सेकंड पॉइंट में क्या याद रखिए कि इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁻, मीटर पर। इसी को किलोमीटर में बदलते हैं, कितना लिखते हैं? 3 × 10⁻, किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से भागा देंगे। ठीक है, किसमें होता है ये स्पीड? एयर और वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में होता है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या था? लाइट के बारे में अगर पूछा जाए तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको कोई मीडियम का आवश्यकता नहीं होता ट्रेवल करने के लिए, तो हम क्या बोल सकते हैं? डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। ठीक है,
तीन प्रॉपर्टी आपको भी क्लियर हुआ होगा। लाइट कैसे चलता है? एयर और वैक्यूम में स्पीड कितना होता है? लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, एक चीज याद है और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसको कोई भी मीडियम की आवश्यकता, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपागेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसा वेव है? ट्रांसवर्स वेव है। सही है सब कुछ। फोर्थ नंबर में क्या आपको बताया गया था? फोर्थ प्रॉपर्टी कि लाइट के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लाइट के स्पीड के लिए, C इक्वल टू एफ इंटू, जहां पे C को क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट किया जाता है? C से। इसका जो स्पीड होता है वो किसके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं स्पीड? तो F क्या है? फ्रीक्वेंसी। F क्या है? और लैम्डा को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बारे में, स्पीड के बारे में आप क्लास 9th में पढ़े थे। देखिए लाइट ऐसे चलता है, ठीक है, ये सब इक्वल इक्वल है। इसका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, ये अगर इस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में एक आपको लूप देख रहा है तो इसके ठीक परपेंडिकुलर दूसरा लूप होगा जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। क्या आपको लग रहा है ये भी प्लेन में है? नहीं, ये ऐसे है। ठीक है, अगर इसको हम बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? ये मैग्नेटिक फील्ड है। समझ आ रहा है बात? जिस पथ पे ये ट्रेवल कर रहा है उस पथ के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा रहेगा? और आपस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। दोनों के फेज का डिफरेंस होता है 0 डिग्री। फेज का डिफरेंस किसको कहते हैं? जो एक ही टाइम पे, बताओ, एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन से स्टार्ट किया है। अगर एक टाइम पे एक पोजीशन से स्टार्ट किया है तो हम बोलेंगे कि फेज का कोई डिफरेंस नहीं है। समझ आ रहा बात? अगर ये ग्राफ ऐसे शुरू होता, एक ऐसे और दूसरा यहां से शुरू होता, तब बोलते कि फेज का डिफरेंस हो गया। एक 0 से स्टार्ट हुआ, एक π/2 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, फेज बोलते ये एंगल जितना इसका पोजीशन एट अ टाइम, क्या पोजीशन है। तो एट अ टाइम किसी भी पॉइंट पे देखिए, किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिएगा, दोनों का पोजीशन सेम मिल रहा है, दोनों का पोजीशन। इसलिए हम बोलते हैं कि इसमें फेज का डिफरेंस नहीं है। तो फेज का डिफरेंस कोई पूछे तो 0, ऐसे आपसे कोई पूछेगा नहीं। ठीक है, बस नॉलेज के लिए आपको बता दिए, फेज का डिफरेंस 0। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल? जिस पाथ पे प्रोपागेट करेगा उस पे भी कितना एंगल पे? 90 डिग्री। सही है। लाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? C इक्वल टू एफ इंटू, देखिए एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? एक सेकेंड में जितना ये ऑसिलेशन करेगा कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब एक, इसको बोलेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट है। ऊपर नीचे एक कंप्लीट वेव हुआ, फिर से ऊपर नीचे 2 हो गया, फिर से ऊपर नीचे 3 हो गया। एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा दैट इज कॉल्ड। एक कंप्लीट वेव में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ को नापते हैं किसमें? मीटर में। ऐसा यूनिट क्या है? छोटा छोटा यूनिट बहुत सारा है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। फ्रीक्वेंसी को कौन सी में मेजर किया जाएगा? हर्ट्ज। स्पीड को किसमें नाम मेजर किया जाएगा? मीटर पर। क्लियर है क्या? कितना पॉइंट हुआ? 4। इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, लाइट का 5वां प्रॉपर्टी। कुछ याद है आपको? देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में याद क्या रखना है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? इंटरफेस। क्या ये एक लाइन है? ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इस सरफेस के ऊपर का मीडियम अलग है, इस सरफेस के नीचे का मीडियम अलग है। जैसे इस सरफेस के ऊपर मान लीजिए कि एयर है, क्या मान लीजिए? इस सरफेस के नीचे मान लीजिए वाटर है। तो एयर और वाटर को जो सेपरेट कर रहा है, जो अलग कर रहा है, जो बांट रहा है, वो कौन है? तो इंटरफेस एक सरफेस होता है जो दो मीडिया को डिवाइड करता है। ठीक है, मीडिया डिवाइडिंग बाय
द सरफेस इज कॉल्ड, जिस मीडियम को हम डिवाइड करने वाले हैं उस मीडियम को डिवाइड करने के लिए एक हम सरफेस को अज्यूम करते हैं। इसी सरफेस का नाम क्या होता है? इंटरफेस पे जो 90 डिग्री पे लाइन खींचते हैं इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? अगर मान लीजिए कि इधर का मीडियम वाटर है, इधर का मीडियम, कोई पूछे कि बताओ दोनों में से डेंसर मीडियम कौन है, तो वाटर को क्या बोला जाएगा? एयर को क्या बोला जाएगा? रेयर। समझते हैं इस बात को? जिसका डेंसिटी ज्यादा वो डेंसर, जिसका डेंसिटी कम, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में जिस सब्सटेंस का मास ज्यादा उसका डेंसिटी भी, यूनिट वॉल्यूम में जिस मास का, जिस ऑब्जेक्ट का, जिस मीडियम का मास कम उसको क्या बोलेंगे? समझ आया? कहने का मतलब है, इसको हम समझाए थे कि दो इक्वल वॉल्यूम का आपके पास कोई बीकर है, दोनों का वॉल्यूम कितना? V। इसमें भर दिए हवा, इसमें भर दिए पानी, इसमें क्या है? इसमें क्या है? बताओ कौन भारी होगा? जो भारी वो डेंसर और जो हल्का वो। समझ गए? ये डेंसर एयर आपको बहुत आगे तक काम देगा, इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना है कि डेंसर किसको बोलते हैं। समझिए प्रॉपर्टी क्या कहता है। अगर लाइट को हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, कहां से? रेयर मीडियम से कहां जाने वाला है? तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, लाइट को ट्रेवल करना चाहिए था स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब भी लाइट अपना मीडियम को चेंज करता है तो अपना पथ से भी चेंज हो जाता है, इसका पाथ ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाएगा। इसको जाना चाहिए था कैसे? स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये नहीं जाएगा, तो किधर जाएगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, ये इसका प्रॉपर्टी है। कभी भी लाइट कहां से कहां जाएगा तो किधर बेंड करेगा? ये दिमाग में छाप लीजिए कि जब भी लाइट रेयर से तो कहां बेंड करेगा? टुवर्ड नॉर्मल। इसका उल्टा बात करते हैं, अगला प्रॉपर्टी में आएगा, प्रॉपर्टी नंबर 6। फिर से मान लीजिए क्या है? इंटरफेस है। क्या मान लेते हैं? इंटरफेस है, ठीक है। अगर ये इंटरफेस है तो इसके ऊपर एक मीडियम होगा, क्या मान लेते हैं? एक नीचे मीडियम होगा, क्या मान लेते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अब लाइट इधर से आ रहा है, कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू। अभी भी अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कैसे जाना चाहिए था? क्या जा पाएगा? नहीं। अब किधर बेंड करना चाहिए? नॉर्मल से दूर, अवे फ्रॉम द। तो अब ये ऐसे जाएगा। बताइए नॉर्मल के तरफ गया कि ये अपोजिट गया? समझ आया? तो ये दोनों प्रॉपर्टी है। तो कुल मिला के कितना प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है? बस 6, बस 6, ज्यादा नहीं है। पहला स्ट्रेट लाइन, स्पीड एयर और वैक्यूम में 3 × 10⁻। तीसरा लाइट कैसा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम। 4th नंबर में लाइट का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? C = F × इसमें आपको एक और बात बताए थे, देखिए C = F × लैम्डा होता है, ठीक। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जैसे जा रहा है तो आपसे पूछेगा कि बताओ लाइट का क्या बदलेगा? स्पीड बदलेगा? यस और नो? लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में गया, क्या उसका स्पीड बदलेगा? बदलेगा। लाइट का स्पीड, लाइट हवा से आ रहा है और नीचे पानी है, पानी में जा रहा है, तो क्या सेम स्पीड से जाएगा पानी में? नहीं। तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगा, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाएगा। जैसे ये बदलेगा तो ये दोनों में से कोई तो बदलना चाहिए, तभी नहीं ये बदलेगा, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट है। ये दोनों का क्या है? अगर ये बदल गया तो ये तो निश्चित हो गया कि दोनों में से कोई बदला होगा, या तो दोनों बदला होगा या तो यहां से ध्यान में क्या रखना कि फ्रीक्वेंसी कभी बदलने वाला नहीं है। जिस मीडियम में भेज दीजिए लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बदलेगा क्या? लैम्डा। क्लियर है? एक चीज और बताए थे, लाइट का जो कलर होता है, कलर, व्हाइट लाइट में कितना कलर है? 7 कलर जो होता है वो बोलेगा कि लाइट के किस प्रॉपर्टी की वजह से वो कलर है। लाइट के पास जो कलर है वो किस कारण है? तो उसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। क्या आंसर है?
लाइट के पास जो कलर है, 7 कलर का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? फ्रीक्वेंसी के कारण होता है। क्लियर है? तो ये इतना प्रॉपर्टी में बस ध्यान में रख लेना। ठीक, इतना आपके कॉपी में नोट है? नहीं भी नोट होगा तो हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, स्लाइड बना के आपको भेजेंगे, जो बच्चा का छूटा होगा वो लिख लेगा। ठीक है, देखिए अगला टॉपिक क्या था? इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्या? रे एंड बीम। है तो बिल्कुल सिंपल चीज, लेकिन नॉलेज अगर नहीं है इसके बारे में तो बहुत जगह पे आपको दिक्कत होगा। समझिएगा, ये दोनों वर्ड रे और बीम एक दूसरे से डिफाइन हो जाता है। कैसे डिफाइन होता है? रे को हम क्या लिखते हैं? अ नैरो पार्ट ऑफ light beam. A narrow part of light beam is called ray. सीधा सीधा बात है। बीम को डिफाइन करते हैं। बीम किसको बोलेंगे? ये लाइट रे, लाइट बीम। ठीक है, बीम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। कॉम्बिनेशन ऑफ इज कॉल्ड बीम। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं भी लाइट दिखता है तो लाइट में आप जो फील करते हैं वो ये होता है। लाइट में आप जो फील करते हैं वो कौन होता है? सब बच्चा बोर्ड पे ध्यान देगा, अगर इधर उधर देख लेंगे आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रे होता है, तो ये एक लाइन को दिख रहा है, एक लाइन का नाम दिया गया है रे। अगर बहुत सारा रे कंबाइंड है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? बीम। तो आपको जो प्रैक्टिकली जो आपको सेंस होता है कि लाइट आ रहा है, तो लाइट में क्या आ रहा है? रे आ रहा है कि बीम आ रहा है? बीम आ रहा है। क्या आ रहा है? अब यही लाइट रे का, लाइट बीम का अगर एक नैरो पार्ट को हम ले लें, ये एक नैरो पार्ट है, छोटा पार्ट है, इस नैरो पार्ट का नाम क्या दे देते हैं? रे। क्लियर है? तो रे का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एरो। रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो। अब बहुत सारा रे का कॉम्बिनेशन है तो क्या बनेगा? बीम। हमको कौन दिखाई देता है? रे सही में होता है क्या? नहीं। ये लाइट को रिप्रेजेंट करना है हमको। बोर्ड पे हम लाइट को कैसे रिप्रेजेंट करें? तो लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसको डिफाइन किया गया है? रे सही में होता नहीं है। और रे का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सही है। आगे देखिएगा, आगे हमको समझना है टाइप्स ऑफ रे। रे का कितना टाइप है? ठीक है, टाइप्स ऑफ रेज। देखिए, रे का जो टाइप होता है वो 2 टाइप का होता है। रे कितना टाइप का होता है? एक को बोलते हैं पैरेक्सियल रे। क्या बोलते हैं? और सेकंड को बोलते हैं मार्जिनल रे। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। आपको इससे कोई लेना देना, पूरा लेना देना किससे है? तो समझना पड़ेगा ना कि पैरेक्सियल रे किसको बोलते हैं। देखिए, कोई भी मिरर हो या कोई भी लेंस हो, ठीक है, एक मिरर ले लिए, एक लेंस ले लिए। कौन सा मिरर है? पहचानते हैं इसको? कॉनकेव मिरर इसको बोलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इस लेंस का नाम क्या है? कॉन्वेक्स। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इसको बोलते हैं। आप कोई भी लेंस बना लो, कोई भी मिरर बना लो, सबके लिए बोल रहे हैं। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट कोई पैरेलल आ रहा है, कैसे आ रहा है? पैरेलल आ रहा है, तो पैरेलल तो हम बहुत सारा लाइट को दिखा सकते हैं। बोलिए, दिखा सकते हैं ना? जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, अब बहुत ही नजदीक से पास कर रहा है, बहुत ही नजदीक से पास कर रहा है, उसको हम बोलते हैं पैरेक्सियल रे। क्या बोलते हैं? तो ये वाला रे पैरेक्सियल होगा। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आया है लेकिन दूर से गया है। कहां से गया है? तब इसको हम मार्जिनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मार्जिनल का हमारे पास कोई काम, जितना भी डायग्राम बनाएंगे, जितना भी इमेज का फॉर्मेशन होगा, फोकस का डेफिनेशन होगा, उस सब किसके लिए वैलिड है? पैरेक्सियल रे के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है? समझ आ रहा है क्या?
जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए लेकिन नजदीक से जाए, कैसे जाए, तब उसको क्या बोलिएगा, आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया लेकिन दूर से चला गया, तब इसको मार्जिनल रे बोलेंगे। तब इसको क्या बोलेंगे, हमारे काम का कौन है, मार्जिनल का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। अभी आपके दिमाग में क्या रखना है कि हमारे काम का कौन सा रे है, रे एक्चुअली में होता ही नहीं है, लेकिन यहां पे काम का रे बन गया। तो इसका मतलब क्या है, रे डायग्राम जो बनाएंगे ना हम, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्जिनल रे। कभी लेना है नहीं दिमाग में। मार्जिनल रे का मतलब एक और समझो, अगर मान लो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट नहीं आया, लाइट कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक, कुछ एंगल बना के आ रहा है, या लाइट कुछ इस तरह से आ जाए, ठीक, कुछ और एंगल बना के आ रहा है। अगर लाइट पैरेलल नहीं आया है तो आप एंगल को चेक कीजिएगा। एंगल अगर स्मॉल है तो इसको बोलेंगे पैरेक्सियल है, अगर एंगल लार्ज है तो इसको बोलेंगे मार्जिनल है। हमारे काम का कौन है, जिसमें टिक लगा हुआ है वो कौन है, क्या समझ आ गया। रे कितना टाइप का, पैरेक्सियल और काम का। पैरेक्सियल किसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए और नजदीक से पास करे, नियर बाई पास करे, उसको क्या बोलना। और जो दूर से पास कर जाए उसको, यहां पे एंगल से बात करेंगे, जो वेरी स्मॉल एंगल बनाया, जो लार्ज एंगल बनाया। समझ में आ रहा है बात। जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब किसके लिए वैलिड है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ बीम। बीम आपको बताया गया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज को क्या बोलते हैं, बीम का भी टाइप होता है। बीम कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का। कितना टाइप का, पहला को बोलते हैं पैरेलल बीम। पहला को क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम। दूसरा को बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। दूसरा को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। और तीसरा को बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। क्या बोला जाता है, डाइवर्जिंग बीम। अभी कहते किसको हैं, देखिए अगर हम बीम पढ़ रहे हैं तो ये तो निश्चित हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेज होगा, ये तो निश्चित है ना, क्योंकि बीम तो हम उसी को बोलेंगे जिसमें रे कंबाइंड होगा। अब देखो पैरेलल बीम में क्या समझना है कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है और सभी रेज एक दूसरे के, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज हुआ ना, तब बीम तो कहेंगे। अब बीम में कौन सा बीम, कन्वर्जिंग बीम किसको बोलेंगे, देखिए क्या कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है, बहुत सारा रे का कॉम्बिनेशन है। अलग क्या रहा है आपको कि सब रे जाके एक पॉइंट पे मिलने वाला है, तो इसको बोलते हैं कि यहां पे हमको ये फील आ रहा है कि जितना भी लाइट रे है सब एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है। क्या कर रहा है, अगर कन्वर्ज मतलब मुड़ना, कन्वर्ज मतलब अगर एक पॉइंट में जाके कन्वर्ज हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे कौन सा बीम है। इसका ठीक उल्टा कौन होगा, इसमें आपको क्या लगेगा कि एक पॉइंट से लाइट निकल रहा है, बहुत सारा रे निकल रहा है और निकल के फैल रहा है। निकल के क्या कर रहा है, डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है, तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रेज है लेकिन वो डाइवर्ज कर रहा है, फैल रहा है, तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रेज का नाम क्या देंगे हम, डाइवर्जिंग। तो क्या ये तीनों के बारे में भी आपको आइडिया मिल गया। रे कितना टाइप का, बीम, नाम बोलिए, रे कौन सा, काम का कौन है, पैरेक्सियल। बीम कितना टाइप का, तीनों काम का है, पैरेलल भी काम का है, कन्वर्जिंग भी काम का है और डाइवर्जिंग भी काम का है। बाद में हम मिरर को बोलेंगे कि मिरर कन्वर्जिंग है, मिरर डाइवर्जिंग है, तो आपको समझना पड़ेगा कन्वर्जिंग मतलब लाइट को मोड़ेगा, डाइवर्जिंग मतलब लाइट को फैलाएगा। क्लियर है यहां तक। चलिए कुछ बात को और समझते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इसके बारे में हम हमेशा बात करेंगे कि ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। ये कहेंगे किसको, देखिए अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लें तो इसका जो डिवाइड होगा वो अलग अलग लेवल पे होगा।
जैसे किसी भी चीज को अगर हम बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसका कुछ आधार होता है ना, बेस होता है ना कि किस आधार पे बांट रहे हैं, या ऐसे बांट देते हैं? बोलो। जैसे घर में भी एक सुने होंगे कि बंटवारा हो रहा है, किसी के घर में सुने ऐसा कि बंटवारा हुआ है? नहीं सुने हैं? दो भाई था, दोनों में जितना भी उसका जायदाद था, जमीन था, पैसा था, रुपया था, सोना चांदी था, सबका बंटवारा हुआ, ऐसा सुनने को मिला? तो बताओ, जब वहां पे बंटवारा तो किसी को कितना भी दे दिया जाता है, कि वहां पे बेस रखा जाता है कि कितना चीज इसको मिलेगा, कितना चीज इसको मिलेगा? बंटवारा कोई बेस होता है ना। अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है और कितना टाइप का होता है। तो जो भी हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू लाइट पढ़ेंगे। किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? क्योंकि हम कौन सा चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, तो लाइट के हिसाब से सोचना है ना। तो देखो, पहला क्या होगा कि प्रोपागेशन से समझेंगे। किससे समझेंगे? प्रोपागेशन के बेसिस पे। प्रोपागेशन मतलब क्या होता है? ट्रेवल करना। लाइट जिस ऑब्जेक्ट से ट्रेवल कर गया उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो प्रोपागेशन के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्जेक्ट आपको तीन तरह का मिलेगा। कितना तरह का मिलेगा? जिससे पास कर जाएगा लाइट, ट्रांसपेरेंट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसपेरेंट, जिससे लाइट पास कर गया। जैसे एग्जांपल में हम लिख देते हैं एयर, वाटर, ग्लास। बताओ इसमें लाइट पास करता है कि नहीं? तो कैसा ऑब्जेक्ट में आएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहेंगे इसको, जिसमें लाइट थोड़ा पास कर जाए, थोड़ा रुक जाए। जैसे इसको बोलते क्या है? सेमी ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं इसको? या ट्रांसलूसेंट, या क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल में ऑयली पेपर, क्या बोला जाएगा? ऑयली पेपर। और स्क्रैच्ड ग्लास, वो भी आएगा जो बोल रहा है। पानी अगर हल्का गंदा हो गया तो सेमी ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा, ठीक है। और एक होता है तीसरा में, जिसको बोलते हैं क्या? ओपेक, जिससे लाइट पास ना करे। जैसे वुड और प्लास्टिक भी बोल सकते हैं। प्लास्टिक दोनों में आ जाएगा। कोई कोई प्लास्टिक होता है ट्रांसलूसेंट, और कोई कोई क्या होता है? ब्रिक, मतलब ईंट होता है ना। ईंट कैसा होता है? ओपेक। तो ये किसके हिसाब से हम ऑब्जेक्ट का बात किए? ये किस बेसिस पे बात किया गया? प्रोपागेशन ऑफ लाइट। प्रोपागेशन ऑफ लाइट, जिससे लाइट बिल्कुल आसानी से प्रोपागेट कर जाए, जिससे थोड़ा बहुत कर जाए, या जिससे बिल्कुल भी ना करे। समझ आ रहा है? दूसरा बेसिस देखिए, ऑब्जेक्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बेसिस होगा ऑब्जेक्ट का डिवीजन का, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक ऑब्जेक्ट आपको ऐसा मिलेगा जो लाइट प्रोड्यूस करता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा जिससे लाइट प्रोड्यूस। जैसे ये ग्लोइंग ट्यूब लाइट, ये लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं? हमारा चेहरा कर रहा है? नहीं। इसके पास बल्ब है, इससे जो लाइट निकल रहा है, हमारा चेहरा से लाइट निकल रहा है, पर बल्ब लगल है। सन, स्टार, मून, नहीं, मून नहीं है, मून का अपना लाइट नहीं होता है। तो उसके बेसिस पर अगर हम बातें क्या लिखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ। तो दो तरह का ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहला को क्या बोलेंगे?
लुमिनस ऑब्जेक्ट, और दूसरा को एग्जाम्पल में बोल दीजिए। लुमिनस में ग्लोइंग बल्ब भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? सब कुछ लिख दो जो बचा, जिसके पास लाइट नहीं है। मून हो गया, वुड हो गया, पेपर हो गया, सब कुछ बाकी। तो ये हुआ दूसरा। एक बार हुआ लाइट प्रोपेगेट करेगा कि नहीं, तो 3 टाइप का ऑब्जेक्ट। एक बार हुआ कि लाइट किसके पास है, उसके हिसाब से लुमिनस, और ये दोनों ज्यादा काम का नहीं है। ये तो हम पहले भी पढ़े हैं ना बचपन में। अब समझिए जो काम का है उसको समझाते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम इमेज का बात करें, ऑब्जेक्ट तो हो गया, ये डेफिनेशन आपका काम का है। अब जो पहले बताया वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब जो पता होना चाहिए ये पता होना चाहिए। इमेज को डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज आर कॉल्ड एज इमेज। आर कॉल्ड एज इमेज। अब यहां पे डायग्राम से समझिए। जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है जिसमें मुंह देख के आ रहे हो, और इसके सामने एक मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है। हम इसी को ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं ना। अब इसी को डिफाइन करना है कि ये ऑब्जेक्ट है, तो कह किसको रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट माना जा रहा है तो लाइट तो यहीं से आएगा। इसका खुद का लाइट हो या ना हो, लाइट आएगा इसी से। नहीं, मिरर के सामने हम खड़ा हो जाएं, हमारा चेहरा दिख रहा है कि नहीं उसमें, तो बताओ हमारा चेहरा दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट हमारा चेहरा से मिरर में गया है और टकरा के वापस आया, जिसके कारण पीछे इमेज बना। तो मेरे चेहरा में बल्ब था, फिर भी लाइट कहां से गया? तो आसपास सराउंडिंग में लाइट है, वो लाइट कहां आया? अब फेस से टकरा के कहां गया? अब मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाके इमेज बना। क्या समझ आया बात? अगर ये ऑब्जेक्ट बोल रहे हो तो लाइट तो यहीं से इंसिडेंट होगा। ठीक है, हम देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज बनाना है, क्या बनाना है, तो कम से कम 2 रे चाहिए। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको इमेज बनाना है तो कम से कम कितना रे चाहिए? हम यहां पे 2 रे को इंसिडेंट करवाए हैं। बताओ क्या मिरर इसको पास करने देगा? क्या ये मिरर इसको पास करने देगा? ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है या ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है? मिरर ओपेक है। क्या ये? क्योंकि इसके पीछे सिल्वर का कलर किया हुआ है। किसका कलर हुआ है? सिल्वर का कलर कर दिए तो ये लाइट को पास नहीं करने देगा। सिल्वर लाइट का एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। सिल्वर लाइट का एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, उससे लाइट टकरा के वापस आएगा, उसमें प्रोपागेट नहीं कर सकता। तो बताओ यहां से टकराने के बाद लाइट इधर आएगा, यहां से टकराने के बाद इधर लाइट जाएगा। सही है। अगर हम इसको पीछे की ओर बढ़ा के देखें तो क्या हमको लगेगा कहीं पे मिल रहा है? बोलिए, जहां पे आपको लगेगा ना वहीं पे आपका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? अब सुनिए डेफिनेशन पे। ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या लिखे थे, देखिए तो, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज किसको कहते हैं? जो आता है, आने वाला रे को। तो बताओ ऑब्जेक्ट से लाइट यही वाला ना आ रहा है, तो ये कौन सा रे है?
क्या ये इंसिडेंट रे यहीं पे इंटरसेक्ट किया है? क्या ये इंसिडेंट रे यहीं पे इंटरसेक्ट किया है? किया है ना, इसलिए इसका नाम क्या देंगे हम? ऑब्जेक्ट। क्या नाम देंगे? क्या ये इंटरसेक्शन सच में हुआ है? यस और नो, जल्दी जल्दी बोलिए। क्या ये इंटरसेक्शन सच में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। लाइट जब यहीं से जा ही रहा है तो सच में इंटरसेक्शन यही ना हो रहा है। अगर ये इंटरसेक्शन सच में है तो ऑब्जेक्ट को बोलेंगे कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल है। अगर इंटरसेक्शन रियल है तो ऑब्जेक्ट भी रियल होगा। समझ आया? अब इधर आ जाइए, ये क्या बना? इमेज का डेफिनेशन पढ़िए। यहां पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ। यहां पे कौन है? ये वाला है कि ये वाला है? रिफ्लेक्टेड है ना, टकरा के वापस आया है ना। तो जो टकरा के वापस आता है उसको क्या बोलते हैं? और जो पास कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? समझ आया? तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कौन है? ये वाला, ये वाला जो टकरा के, बताओ इधर ये कहीं इंटरसेक्ट करेगा? जैसा डायरेक्शन दिख रहा है नहीं करेगा। अगर हम इसको पीछे की ओर वर्चुअली, कैसा वर्चुअल माने काल्पनिक, हम ऐसा मान रहे हैं, क्या ये सही में लाइट इधर से आ रहा है? लेकिन बताओ अज्यूम करके देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि लाइट समवेयर यहीं से आ रहा होगा। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसका मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला पॉइंट है। बोलिए, अगर ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन है तो इसका नाम क्या होगा? क्या ये सच में इंटरसेक्शन है? तो हम बोलेंगे कि सच में इमेज नहीं है। ये कैसा इमेज है? ये कैसा इमेज होगा? वर्चुअल। कैसा इमेज होगा? क्या समझ आया? इसके आगे देखिए, एक एग्जांपल और लेते हैं। यही प्लेन मिरर है, लाइट कुछ इस तरह से आ रहा है, कन्वर्जिंग बीम आ रहा है। ये कौन सा बीम है? अगर ये लाइट नहीं रहता, अगर ये मिरर नहीं रहता तो आगे आके कहीं मिलता ना। देखो तो हम दिखाते हैं। यहां पे कट रहा था, अगर ये नहीं रहता तो ये है ना, तब इधर जाने देगा। ये टकरा के वापस आएगा इधर, ये टकरा के वापस आएगा इधर। बताइए कहीं पे कटा, बताइए कौन सा रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है? कोशिश कराओ जाओ, कोई बताएगा नहीं। ये किस रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है? कस के बोलिए। रिफ्लेक्टेड रे। सही बात है। अगर ये रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट की इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। ये बताइए किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? कस के बोलो। ये कौन सा रे है? तो ये रिफ्लेक्टेड कैसे हो गया? ये इंसिडेंटल रे का इंटरसेक्शन पॉइंट है जी। तो इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? तो इसका नाम सच में इंटरसेक्शन हुआ है कि वर्चुअल है? तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा? कैसा होगा? वर्चुअल होगा। समझ में आ रहा है? यहां पे आप देखो, ऑब्जेक्ट कैसा था? इमेज कैसा था? उसमें देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, इमेज कैसा है। समझ में आया? ये बस बोर्ड पे आपको दिखा रहे हैं, एक स्पेशल केस है। प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली में बताओ कभी ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो सकता है? अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल ही होगा। क्या फोन में दिखता है? तेज बोलिए। वो रियल चीज है, वो एक स्क्रीन, एक पर्दा का काम कर रहा है। स्क्रीन जो है ना फोन का, वो किसका काम कर रहा है? स्क्रीन का काम ही कर रहा है। वो स्क्रीन बोलते ही इसको, और स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रियल रे का इंटरसेक्शन है। समझ में आ रहा है? वो रियल में होता है, वो वर्चुअल नहीं, इसलिए आपको दिख रहा है। पर्दा पे फिल्म भी दिखाया जाता है ना सिनेमा हॉल में, तो कोई पूछे कि पर्दा पे जो इमेज है वो कैसा है, तो रियल है। कैसा है? रियल है, तभी तो पर्दा पे आ रहा है। अगर वर्चुअल होता तो पर्दा पे। बताइए इस ऑब्जेक्ट को क्या हम स्क्रीन पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते।
इसके पीछे वाला दुनिया काल्पनिक होता है। ये तुमको लगेगा कैसा है लेकिन होगा। इसको बताओ, इस केस में इस इमेज को क्या हम स्क्रीन पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये मिरर के पीछे है, मिरर को फोड़ के अंदर से निकाल लोगे? संभव है? ये सब सिनेमा में दिखाता है, सच में बैठो इधर देखिए, प्लेन मिरर या कोई भी मिरर, प्लेन मिरर या इसके जो पीछे साइड है, जो रंगा हुआ पार्ट है, पॉलिश्ड है, इसको बोलते हैं क्या? वर्चुअल वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसको? वर्चुअल वर्ल्ड। इसके आगे वाला जो दुनिया है इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड। समझ में आया? ये वास्तविक दुनिया है और ये चेहरा तुम आईना में जो देख रहे, क्या तुम्हारा जो आईना में चेहरा दिख रहा है उसको स्क्रीन पे ले आओगे? इम्पॉसिबल है। वो पॉसिबल? तो क्या आपको इमेज और ऑब्जेक्ट समझ आया? अब इधर देखो, इधर अगर हम बोले कि लेंस है, क्या ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर हम बोले कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है? तो लाइट इसी से ना आएगा। हमको इसका इमेज बनाना है, कम से कम कितना रे? एक रे को कैसे ले आओ? पैरेलल। एक को कैसे लेके चल जाओ? यहां से जो ऑप्टिक सेंटर से पास होता है उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता है, सीधा सीधा निकल जाएगा, वो बाद में हम देखेंगे। और यहां से जो पास हुआ है वो मुड़ेगा और दोनों जाके कहीं पे कटा, इंटरसेक्ट हो गया, यहां पे क्या बन जाएगा? इमेज। बताओ ये कौन सा रे है? बोलिए जल्दी। इस रे का नाम क्या दीजिएगा? दो जो निकल के आ रहा है, इंसिडेंट रे। जो ऑब्जेक्ट से आता है, इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है, तो ये क्या कहलाएगा? क्या सच में इंटरसेक्शन है? सच में इंटरसेक्शन है। अरे लाइट हमेशा सच में आता है, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा? अब यहां पे आ जाइए, ये किसका इंटरसेक्शन है? किसका? कस के बोलो। रिफ्रैक्टेड। किसका है? क्योंकि ये पास हुआ है, टकरा के वापस नहीं ना आया है। अगर टकरा के वापस आता तो पास कर गया तो रिफ्रैक्टेड रे भी लिखा हुआ था डेफिनेशन में। देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अभी वाला कौन है? मिरर से कौन आता है? सब कुछ सही है। तो देखिए इधर कि ये रिफ्रैक्टेड रे का इंटरसेक्शन है, तो इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? क्या ये इंटरसेक्शन सच में हुआ है? यस सर। लाइट लेंस से सच में पास होता है। लाइट लेंस से अगर सच में पास हुआ है तो सच में इंटरसेक्ट किया ना। तो ये जो इमेज बना कैसा इमेज है? रियल इमेज है। क्या यहां तक समझ में आया? बेसिक खत्म। लाइट को समझने के लिए, लाइट में कितना चैप्टर है? ये 3 चैप्टर का ही बेस है। अगर इतना बात आपके दिमाग में हमेशा रहेगा तो कोई भी सवाल बनाने में कोई दिक्कत। अगर इसमें से कोई भी बात दिमाग से स्किप कर गया तो फिर आप फंसोगे। क्लियर है? तो अब एक एक करके हम नोट करवाते हैं। चलिए अब लिखना शुरू कीजिए। रे एंड बीम आपका हेडिंग बना हुआ था। रे के बारे में, चलिए ठीक है, रे के बारे में आप लिख चुके हैं, ठीक है। रे के बारे में लिखे हुए हैं ना। रे क्या है? अ नैरो पार्ट ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड। नीचे आप लिखिए टाइप्स ऑफ रे। नीचे आप लिखिए टाइप्स ऑफ रे, ये वाला टाइप्स ऑफ रे। टाइप्स ऑफ रे लिखिएगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रे। फर्स्ट वन लिखिए, फर्स्ट वन पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रे डैश देख लिखिए इसमें। ठीक है, दोज रेज विच इंसिडेंट, those rays which incident
those rays which incident parallel, those rays which incident parallel comma nearby, parallel comma nearby, and making very small angle, and making very small angle with principal axis, and making very a small angle with principal axis is called as paraxial ray. सही है? डेफिनेशन को पढ़िए, डायग्राम को देखिए. Those rays which incident parallel, comma, near and very small angle to the principal axis is called paraxial ray. वैसा रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, नजदीक से पास करे, या पैरेलल नहीं आए तो छोटा एंगल बनाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दोनों डायग्राम बनाइए. क्रॉस का मतलब मार्जिनल है, और टिक आउट का मतलब पैरेक्सियल रे. समझ रहे हैं? ड्रॉ कीजिए जल्दी से. एक नोट लिखिए नीचे, नोट. लिखिए डेफिनेशन ऑफ फोकस, डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ मिरर, डेफिनेशन ऑफ फोकस एंड मिरर. हाँ, मिरर. डेफिनेशन ऑफ फोकस एंड मिरर, कॉमा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड ऑल द फॉर्मूलाज या एक्सप्रेशंस, ऑल द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला जिसको एक्सप्रेशन भी कहते हैं ना, and all the formulas are only valid for paraxial ray, are only valid for paraxial ray. सही है? अब मार्जिनल का कोई काम तो उसको रहने देते हैं, बेकार चीज है, उसको रहने दो. ठीक है? नीचे लिखिए, हेडिंग डालिए. नीचे हेडिंग बनाइए, बीम, बीम. नीचे हेडिंग डालिए, बीम. बीम में लिखिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज, combination of
light rays, combination of light rays are called as combination of light rays are called as beam. लाइट रे का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बीम. नीचे लिखिए टाइप ऑफ बीम्स. लिखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ बीम. There are 3 type of beams. There are 3 type of beams. Number 1, पैरेलल बीम. अच्छा, इसको डिफाइन भी करना जरूरी है कि आप समझ रहे हैं. आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि पैरेलल बीम, पूछेगा तो आप लिख सकते हैं खुद से. कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज इन विच लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज इन विच लाइट रेज कन्वर्जेज एट वन पॉइंट or appear to converges at one point is called converging beam. Combination of light rays which are diverging from each other are called as. तो ये मतलब समझने का पॉइंट है. इसका डेफिनेशन लिखने के लिए कोई पूछेगा नहीं. समझ रहे हो बात? तो लिख लीजिए नाम तीनों, तीनों के साथ फोटो बना लीजिए, डायग्राम इसका. अब फास्ट बनाइए. बना लिए. इसके बाद हेडिंग डालिए ऑब्जेक्ट एंड इमेज. ऑब्जेक्ट एंड इमेज. सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना, इसको आप नोट करो. ये ऑब्जेक्ट किसके बेसिस पे डिफाइन किया जा रहा है? तो जैसे आपको लिखा गया प्रोपागेशन ऑफ लाइट, और उसमें एरो मार के जैसे लिखा हुआ वैसे कॉपी करो. जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए. स्लाइड को ऊपर करें. इसके बाद इसको लिखिए. अब ऑब्जेक्ट को किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन ऑफ लाइट. इसमें तो और कुछ है ही नहीं. लिख लिए. अब इसको लिखिए. एक बार मैंने सुनता है. इसको बनाना है और स्मॉल कर दें. कर देते हैं. ठीक है.
ये लिख लिए हैं? सब आ गया? यहीं तक ना भी बात हुआ है? अगला क्लास में ये सब के बारे में किसी भी बच्चा से पूछेंगे, सबको पता होना चाहिए। समझ गया? वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड लिखा हुआ है ना? मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे क्या होता है? मिरर के इन फ्रंट रियल वर्ल्ड। मिरर के जो आगे वो सही में है, और जो पीछे वो कल्पना है। जैसे रूम में मिरर लगा होता है ना, रूम में, तो देखना जो भी रूम में ऑब्जेक्ट होगा वो सब मिरर में दिखेगा। तो इसका मतलब दुदू का ऑब्जेक्ट हो गया? नहीं, जो मिरर में दिख रहा है उसी का इमेज है, वो सच में नहीं है। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा आपका। इसके बाद आप हेडिंग बनाइए, मिरर। हेडिंग डाल लीजिए मिरर। इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंप्लीट, ठीक है? आज इतना ही छोड़ देते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, अगला क्लास में मिरर आपको पढ़ाया जाएगा।